बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा सेल बायोलॉजी का लेक्चर 3 है। इसके अंदर हमने प्लास्टिड से ऑनवर्ड जो है वो टॉपिक्स कवर करने हैं जितने भी पॉसिबल हो सके। तो देखते हैं कि प्लास्टिड्स जो ये ऑर्गेनेलीज़ हैं ये किस तरह की होती हैं और इनका काम क्या होता है। प्लास्टिड्स डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज फाउंड इन प्लांट्स एंड एल्गी बट एब्सेंट इन एनिमल्स। ये ऐसे ऑर्गेनेलीज होती हैं जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं। इनकी दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक आउटर होती है और एक होती है इनर मेम्ब्रेन। और जो कि प्लांट्स के अंदर और एल्गी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती हैं। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि ये इन्वॉल्व होती हैं फोटोसिंथेसिस में। तो फोटोसिंथेसिस तो एनिमल्स के अंदर नहीं होती, प्लांट्स के अंदर होती है या एल्गी के अंदर होती है, जो जिसकी वजह से ये एनिमल्स के अंदर एब्सेंट होती हैं। तो दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि ये ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज़म्स के अंदर होती हैं, ऑर्गेनिज़म्स के अंदर होती हैं। तो जिसकी वजह से ये जो है वो प्लांट्स और एल्गी के अंदर होती है, क्योंकि प्लांट्स और एल्गी जो है ना ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो इस वजह से ये उनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब इसकी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है और ल्यूकोप्लास्ट है। इसमें से जो मेजर है वो क्रोमोप्लास्ट है, उसको क्लोरोप्लास्ट है सॉरी, वो उसको हम देखते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आपके पास सामने है डायग्राम, ये क्लोरोप्लास्ट की है एक्चुअली। तो ओवरऑल हम कंबाइन करके उनको एक नाम देते हैं जो कि प्लास्टिड्स कहलाता है। तो प्लास्टिड एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि कम्बिनेशन ऑफ ऑल स्ट्रक्चर्स है। तो इसमें क्लोरोप्लास्ट को हम देखते हैं, ओवल शेप्ड होती है, डिस्कॉइड शेप्ड होती है। तो ये देखें, ये एक एग शेप है, डिस्कॉइड शेप है। ओवल का नाम दूसरा डिस्कॉइड भी है। हैविंग टू मेम्ब्रेन्स, अभी जैसे बात की, ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट हैव अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन कंटेनिंग क्लोरोफिल, ग्रीन कलर पिगमेंट एंड अदर पिगमेंट्स। इनके अंदर जो है वो ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, कलरफुल मॉलिक्यूल होता है, जिसको हम क्लोरोफिल का नाम देते हैं, क्लोरोफिल। ठीक है। इसकी टाइप्स होती हैं, क्लोरोफिल ए होता है, बी होता है। तो इसके अंदर जो मेम्ब्रेन्स होती हैं ना, ये हम अभी आगे बात करेंगे। ये जो हमारे पास एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रही है ना, ये एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, इसकी मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर, इन मेम्ब्रेन्स के अंदर, ये जैसे यहाँ पर है, इन मेम्ब्रेन्स के अंदर जो है वो ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो है वो क्लस्टर फॉर्म में पड़े होते हैं, क्लस्टर फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं। तो मैं यूँ कहूँगा कि जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट किस फॉर्म में होते हैं? क्लस्टर फॉर्म में इकट्ठे पड़े होते हैं, सॉरी, क्लस्टर फॉर्म में। और उस क्लस्टर फॉर्म को हम कहते हैं फोटो सिस्टम। तो इस तरह से ये मेम्ब्रेन्स के अंदर जो है वो इकट्ठे हुए होते हैं, और इनका कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर होता है, जिसकी वजह से हमें प्लांट का कलर भी जो है वो ग्रीन नज़र आता है। लेकिन आपने देखा होगा फ्लावर्स का कलर या फ्रूट्स का कलर जो है वो डिफरेंट होता है ग्रीन से। तो वो हम आगे जो टाइप्स आ रही हैं उसके अंदर देखेंगे कि वो कलर उनको कैसे मिलता है। अच्छा, दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हॉलो कॉइन्स कॉल्ड थैलेकॉइड्स। ये हॉलो से कॉइन्स होते हैं, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होती है इस तरह से, अंदर से ये खाली होते हैं। ठीक है। इन एक कॉइन को नाम देते हैं थैलेकॉइड। एक कॉइन है थैलेकॉइड। तो अंदर वाला जो इसका खाली जगह होती है, हम इसके अंदर खाली जगह होती है, जैसे इसकी मैं बात करूं, तो उसको हम नाम देते हैं ल्यूमेन का। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, उसको हम नाम देते हैं ल्यूमेन। तो ल्यूमेन कहते हैं इनर स्पेस को, कैविटी को। मैनी थैलेकॉइड्स स्टैक टू फॉर्म ग्रेनम। जब एक से ज़्यादा थैलेकॉइड्स आपस में मिलते हैं, जैसे ये है, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर जो है वो पाइल अप हुए हों, तो कंप्लीट जो एक स्ट्रक्चर बनती है हम उसे नाम देते हैं ग्रेनम का। अब ये इस एक ग्रेनम के अंदर कितने थैलेकॉइड्स होंगे? तकरीबन 40 से 50 के जो है ना अराउंड ये थैलेकॉइड्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो इट्स मीन्स कि एक ग्रेनम के अंदर 40 से 50 थैलेकॉइड्स होते हैं।
और फिर एक से ज़्यादा ग्रेनम जो है वो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होते हैं इनर साइड पे। ये देखें, जैसे ये पूरा एक स्टैक है, ये पूरा एक स्टैक है, ये पूरा एक पाइल हुआ है। तो एक से ज़्यादा ग्रेनम, तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं ग्रेना, प्लूरल वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्लूइड पार्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। अच्छा, अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये तो ग्रेनम कहलाता है, ग्रेना या ग्रेना। ये मेजर पार्ट होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। इसके अलावा ये जितने भी स्टैक्स हैं, ग्रेना है, उसके अलावा ये जो खाली स्पेस है, ये इस खाली स्पेस के अंदर बेसिकली फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड के अंदर वाटर होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। जिस तरह से एक साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन होती है उससे काफ़ी डिफरेंट होती है, लेकिन हम उससे कह सकते हैं कि उसी तरह से एक लिक्विड होता है। तो इस लिक्विड पार्ट को जो है वो हम असल में स्ट्रोमा कह रहे होते हैं। तो असल में जो फोटोसिंथेसिस होती है ना, उसका हाफ पार्ट इस ग्रेनम के अंदर परफॉर्म होता है और हाफ पार्ट इस स्ट्रोमा के अंदर परफॉर्म होता है। दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। इनका भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। तो इस वजह से हम इसको कहेंगे कि ये भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, ठीक है। ये भी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनेली है क्योंकि इनका अपना डीएनए और राइबोसोम है। अब इसके फंक्शंस देखें। सिंथेसाइज फूड बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन लीफ सेल्स। लीफ सेल्स के अंदर जो है वो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करती है और उस दौरान जो है वो फूड की सिंथेसिस होती है। और वो फूड कौन सा होता है? वो होता है ग्लूकोज होता है, C6H12O6 होता है। अच्छा, लीफ के अंदर जो सेल्स होते हैं जो परफॉर्म करवा रहे होते हैं, उन सेल्स को क्या कहा जाता है? उन सेल्स को कहा जाता है मीजोफिल सेल्स। तो वो सेल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोटोसिंथेसिस करवाने में। अब इसकी फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, इसके दो फेजेस होते हैं। एक होता है लाइट फेज, एक होता है डार्क फेज। लाइट फेज का मतलब है ऐसा फेज़ जिसको डायरेक्ट लाइट की ज़रूरत होती है, और डार्क फेज़ का मतलब है जिसको लाइट की ज़रूरत नहीं होती। डार्क का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये अंधेरे में होता है या रोशनी के अंदर नहीं होता, नहीं, बल्कि ये रोशनी में भी हो रहा होता है, सनलाइट की मौजूदगी में हो रहा होता है, लेकिन इसको डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जैसे ऊपर हमने स्ट्रक्चर्स पढ़ी, उस लिहाज से लाइट फेज़ जो है ये ग्रेनम के अंदर होता है। ग्रेनम के अंदर भी मज़ीद अगर हम देखें तो ये थायलाकॉइड मेम्ब्रेन्स है ना, उसके अंदर होता है। और जो डार्क फेज होता है वो स्ट्रोमा के अंदर होता है। तो ये आपने याद रखना है। ये MCQ के हवाले से भी पूछा जा सकता है। ये लास्ट टाइम बोर्ड के एग्ज़ाम में ये पूछा गया था कि जो लाइट फेज है वो कहाँ पे होता है, तो आंसर था थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट। अब इसमें ये जो वर्ड है ना क्रोमो, वहाँ पे वर्ड था क्लोरो का मतलब आप ले सकते हैं कलरफुल या ग्रीन कलर। क्लोरो मीन्स ग्रीन कलर, क्योंकि वो ग्रीन कलर से होते हैं। और क्रोमो का मतलब होता है कलर, और यहाँ पे जो कलर लेंगे वो हम डिफरेंट कलर्स को कंसिडर करेंगे अदर देन ग्रीन। दे कंटेन पिगमेंट्स अदर देन ग्रीन, जैसे कि रेड है, येलो है या ब्लू है। जो फ्लावर्स के कलर होते हैं, फ्रूट्स के कलर होते हैं, इसका मतलब उनके अंदर क्रोमोप्लास्ट मौजूद होता है जो उनको डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड कर रहा होता है। अकरेंस फाउंड इन फ्लावर पेटल्स। क्रोमोप्लास्ट ज़्यादातर कहाँ पे होता है? क्योंकि ये कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं इसके अंदर, तो जिसकी वजह से ये फ्लावर की जो पत्तियाँ होती हैं उनके अंदर होता है। फ्रूट्स की जो वाल्स होती हैं उनके अंदर होता है, जो कि इंसेक्ट्स और स्मॉल एनिमल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे आपने सुना होगा शहद की मक्खी जो है वो फूलों का रस चूसती है, तो वो फ्लावर्स के डिफरेंट कलर्स जो है ना वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है बेसिकली। फिर इसी तरह से फ्रूट्स का जो नेक्टार होता है वो भी जो है वो सक करती हैं। फंक्शन क्या है? गिव कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स विच हेल्प इन पॉलिनेशन प्रोसेस। तो डिफरेंट कलर्स की वजह से पॉलिनेशन होती है। पॉलिनेशन जो है वो रिप्रोडक्शन के अंदर एक प्रोसेस होता है। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको का मतलब यहाँ पे होता है कलरलेस, नो कलर। जैसे आपने ल्यूकोसाइट्स पढ़े होंगे, वाइट ब्लड सेल्स। अब ल्यूको वहाँ पे तो वाइट लिया जाता है, लेकिन ल्यूको का मतलब होता है नो कलर या वाइट कलर आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे नो कलर, कलरलेस। डोंट कंटेन एनी कलर पिगमेंट, यहाँ पे कोई कलर पिगमेंट नहीं होता। तो फिर इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है स्टोर करना, स्टोरिंग। ये स्टोरिंग ऑर्गेनेली है।
किस चीज़ को स्टोर करेगी? फूड को स्टोर करेगी। फाउंड इन रूट्स, बल्ब्स एंड स्टेम ट्यूबर्स। ये बल्ब्स जो ऑनियन होते हैं और स्टेम ट्यूबर जो पोटैटो होते हैं, उनके अंदर ये ल्यूकोप्लास्ट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये फूड को स्टोर कर रहे होते हैं। फूड स्टोरिंग ऑर्गेनेलीज एंड स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। तो ये सारे मटेरियल जो होते हैं ना, ये फूड मटेरियल्स, उनको ये स्टोर करने का काम करते हैं। तो ये देखें, इनका काम होता है ग्रीन कलर देना, इनका काम होता है अदर देन ग्रीन जो डिफरेंट कलर्स होते हैं उन वो प्रोवाइड करना, और इनका काम होता है फूड को स्टोर करना। इस तरह से तीनों कंबाइन होकर जो है ना वो प्लास्टिड्स बना देते हैं, क्योंकि तीनों की स्ट्रक्चर जो है वो तकरीबन सेम होती है। अच्छा, नेक्स्ट ऑर्गेनेली है स्टूडेंट्स साइटोस्केलेटन। साइटो का मतलब होता है सेल, साइटो मीन्स सेल, स्केलेटन का मतलब होता है ढांचा, यानी सेल का ढांचा। इट्स मीन्स कि जो अभी हम स्ट्रक्चर पढ़ने लगे हैं ये सेल का ढांचा है, ढांचा। साइटोस्केलेटन क्या है? सिस्टम ऑफ वैरायटी ऑफ फाइब्रस प्रोटीन्स। साइटोस्केलेटन बेसिकली डिफरेंट प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन है, सिस्टम है। फाइब्रस प्रोटीन्स, फाइब्रस का मतलब होता है ऐसे धागे वाली प्रोटीन्स, ऐसे लंबी लंबी प्रोटीन्स, ठीक है, जैसे रेशे नहीं होते, रेशे, उनको हम फाइब्रस प्रोटीन्स कहते हैं। थ्रू आउट साइटोप्लाज्म दीज प्रोटीन्स कलेक्टिवली कॉल्ड एज साइटोस्केलेटन। अब इसमें डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स आती हैं, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। कंबाइन मिलकर जो है वो साइटोस्केलेटन बनाते हैं। अब इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, अनब्रांच्ड, हॉलो एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। माइक्रोट्यूब्यूल कैसे होते हैं? बिल्कुल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। आपने स्ट्रा देखी होगी, स्ट्रा, स्ट्रा की शेप के, या पाइप कह लें या ट्यूब कह लें, ठीक है, ये ऐसे, इसको माइक्रोट्यूब्यूल कहेंगे। अब ये एक माइक्रोट्यूब्यूल जो है ना, ये बेसिकली इसके अंदर काफ़ी सारी प्रोटीन्स के फाइबर्स होते हैं। तो ये एक प्रोटीन नहीं है, बल्कि ये वेरी डिफरेंट प्रोटीन्स के जो फाइबर्स हैं उनसे मिलकर बनी होती है। अनब्रांच्ड है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती, ये इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा भी हो सकती है, वेरी करती है इस तरह से। हॉलो होती है, अंदर से खाली है, जैसे ट्यूब होती है, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। और मेनली इसके अंदर जो प्रोटीन होती है उस प्रोटीन का नाम है ट्यूब्यूलन। माइक्रोट्यूब्यूल से इस ट्यूब्यूल, इसके अंदर जो प्रोटीन है उसका नाम ट्यूब्यूलन है। तो ये आपने MCQ के लिए इसको याद रखना है। अब इसके फंक्शंस क्या हैं? गिव राइज टू स्पिंडल फाइबर्स, सिलिया एंड फ्लैजिला। आगे हम स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे सिलिया और फ्लैजिला, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स का क्या रोल है। और स्पिंडल फाइबर्स क्या होती हैं? ये बेसिकली जब सेल साइकिल आप पढ़ते हैं ना, माइटोसिस मियोसिस, तो वहाँ पे कुछ इस तरह से धागे जो है वो सेल के पोल से निकलते हैं इस तरह से। तो जो क्रोमोसोम्स को जो है वो डिसइंटीग्रेट करने का काम करते हैं, सेपरेट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रो वर्ड का मतलब आपको पता ही है, स्मॉल होते हैं। वेरी थिन प्रोटीन फाइबर्स मेनली कंटेन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कॉल्ड एक्टिन। ये बहुत थिन प्रोटीन्स होती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स से इनकी जो डायमीटर होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब है ऐसी प्रोटीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन के रिजल्ट में जो है वो मूवमेंट पैदा होती है। इनके अंदर जो प्रोटीन्स होती है वो एक्टिन होती है, एक्टिन। और इसी के साथ ही मायोसिन भी एक प्रोटीन होती है, वो भी आपने जहन में रखना है। तो ये MCQ के लिए याद रखना है। रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये असल में चूँकि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं, इसकी शेप इस तरह से होती है, जैसे चाबुक होती है ना, चाबुक, आप चाबुक को मारते हैं ना तो वो हवा में लहराती है, तो उस लहराने की वजह से ना साइटोप्लाज्म के अंदर मूवमेंट पैदा होती है। उस मूवमेंट की वजह से डिफरेंट ऑर्गेनेलीज जो है वो मूव करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो है, या पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव करके जाते हैं। फिर आते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अच्छा, ये जो तीनों टाइप्स हैं ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट, बेसिकली जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनका डायमीटर सबसे ज़्यादा होता है, फिर उससे कम जो है वो इंटरमीडिएट का होता है, और सबसे कम जो है वो माइक्रो का होता है। डायमीटर की बुनियाद पे जो हम इनको नाम देते हैं। अभी हम इसकी डायग्राम की तरफ भी आते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ब्रांचिंग नेटवर्क इन द सेल कंपोज मेनली ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड केराटिन एंड विटामिन। इसकी ब्रांचेज होती हैं, ब्रांचेज मतलब अगर इस तरह से एक फाइबर है तो उनकी फिर आगे मज़ीद इस तरह से ब्रांचिंग हुई होती है, ऐसे ब्रांच हुई होती है।
आगे मज़ीद फाइबर्स जो है वो यहाँ से ओरिजिनेट हो जाती हैं, जैसे एक ट्री होता है उसकी ब्रांचेस जो है वो निकली होती हैं। और इसके अंदर जो मेजर प्रोटीन्स हैं वो केराटिन हैं और विमेंटिन है, विमेंटिन, ठीक हो गया। तो ये आपने याद रखना है। केराटिन हेयर प्रोटीन भी कहा जाता है इसको, क्योंकि ये हेयर्स के अंदर मौजूद होती है। फंक्शंस क्या हैं? सेल स्ट्रक्चर एंड फिक्स सेल इन टिश्यूज़। सेल की स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना, हाँ, जैसे हमने साइटोस्केलेटन पढ़ा कि ये सेल के स्केलेटन को मेंटेन करेगा, तो उसकी शेप को मेंटेन करेगा, स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इसका काम क्या होता है? शेप प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना और रिजिडिटी देना सेल को। अब जैसे देखें ये एक सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, तो ये साइटोस्केलेटन में जो है पूरे थ्रू आउट सेल में जो है वो फैला होता है। इसके अंदर ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से पड़ी होती हैं, ये इस तरह से। फिर आपको ये माइक्रोट्यूब्यूल्स नज़र आ रही होंगी, ठीक है। फिर इसके अंदर ही इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी मौजूद हैं। तो ये ओवरऑल ये फैली होती हैं, ये तो सेल को जो है वो शेप प्रोवाइड करी होती हैं। उसके बाद है स्टूडेंट्स सेंट्रियोल्स। अभी हमने जो माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़ा ना, उसका रोल यहाँ पे है सेंट्रियोल्स के अंदर, और इसके बाद फिर सीलिया एंड फ्लैजिला के अंदर भी होगा। अब देखें सेंट्रियोल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स। सेंट्रियोल्स स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि प्लांट्स के अंदर नहीं होती और एनिमल्स के अंदर मौजूद होती हैं, यानी एनिमल सेल के अंदर मौजूद होती हैं। हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स खाली होती हैं, सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं, एनिमल सेल के अंदर मौजूद होती हैं और प्लांट्स के अंदर नहीं होती। प्रोकैरियोट्स में भी होती हैं लेकिन प्लांट्स के अंदर नहीं होती, ठीक है। अकरेंस कहाँ पे मौजूद होती हैं सेल में? प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। ये सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है ना, उसके नज़दीक होती हैं, उसके आसपास प्रेजेंट होती हैं, उसके किसी एक तरफ जो है वो मौजूद होती हैं। अच्छा, अब ये जो शेप आपको नज़र आ रही है ना, ये एक सेंट्रियोल है, ये वाली, ये एक सेंट्रियोल है, ये एक सेंट्रियोल है। अब ये दूसरी है, दोनों को मिला के जो है ना, दोनों कंबाइन होती है, पेयर फॉर्म में होती हैं, उसको हम सेंट्रोसोम का नाम देते हैं। इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? एग्जिस्टिंग पेयर्स ये पेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी एंड स्टैंड एट राइट एंगल टू ईच अदर। इस जिस तरह ये पोजीशन में पड़ी हुई है ना, राइट एंगल, ये इसी तरह होती हैं, जैसे ये एक ये और दूसरी इस तरह से, ठीक हो गया। क्योंकि ये इस तरह से होती हैं तो इनका रोल भी इसी तरह से होता है, तो ये इस तरह से जो है वो एक्सटेंड करती हैं फाइबर्स को। Okay, each centriole consists of 9 triplets of microtubules, tubulin proteins, each with 3. ये अभी मैं आपको समझाता हूँ। Both centrioles combine to form centrosome. अब इनकी शेप कैसी है आप ज़रा और करें। वो कह रहा है कि एक सेंट्रियोल के अंदर 9 ट्रिपलेट्स होते हैं, टोटल 9 ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट का मतलब है 3 का सेट, 3 का सेट, ठीक है। और वो सेट किस चीज़ का होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स का होता है। इसके अंदर 3 जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। अब ज़रा आप डायग्राम पे गौर करें, 1 2 3, ये 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, 1 2 3, ये 3 का एक सेट बन जाता है, फिर 3 का सेट, फिर 3 का सेट। तो ये 3 का जो सेट है ना, ये टोटल 9 सेट्स हैं। अब आप इसको ज़रा काउंट करें तो एक सेट के अंदर 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और टोटल आपके पास कितने सेट्स हैं? 9 सेट्स हैं, 9। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यू निकालें तो हमारे पास आ जाता है 27। ये काउंट कर सकते हैं आप, 1 2 3 2 3 2 3 3 के सेट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 3 इंटू 27 होता है। तो इसका मतलब टोटल इसके अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स लगी हुई हैं वो 27 हैं। टोटल कितनी है? 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो ये देखें प्रॉपर एक शेप के अंदर जो है वो इनको मेंटेन किया जाता है 3 के सेट के साथ। तो ये ओवरऑल जो एक स्ट्रक्चर बनती है वो सेंट्रियोल है, और एक सेंट्रियोल दूसरे के साथ जब राइट एंगल पे मौजूद होगी तो दोनों को कंबाइन हम नाम देंगे सेंट्रोसोम का। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि टोटल जो सेंट्रोसोम के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो 27, क्योंकि 2 स्ट्रक्चर्स हैं तो हम 2 से मल्टीप्लाई करें ये लें, या
27 + 27 कर लें तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 54। तो ओवरऑल आपके पास एक सेंट्रोसोम के अंदर 54 जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं, और एक के अंदर 9 ट्रिपलेट्स हैं, तो दोनों के अंदर जो है वो 18 ट्रिपलेट्स बन जाएंगे। तो आपने इस तरह इसकी वैल्यूज़ याद रखनी है, तो ये बाज़ औक़ात MCQs के अंदर पूछा जाता है। अब इसका फंक्शन क्या है? ड्यूरिंग सेल डिवीजन दे डुप्लीकेट एंड ईच पेयर मूव्स टू अपोजिट पोल ऑफ ईच सेल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। जब सेल डिवाइड होने लगता है डिवीजन के दौरान, तो ये पूरा एक जो पेयर होता है ये डिवाइड होता है। तो ये सेल के एक साइड पे मौजूद होता है, इस जगह पे फॉर एग्जाम्पल पड़ा हुआ है, तो ये डिवाइड होके फिर एक पेयर जो है वो इस तरफ को आ जाता है, क्योंकि बीच में क्रोमोसोम्स होती हैं, ठीक है। तो ये स्पिंडल फाइबर्स यहाँ से ओरिजिनेट होके यहाँ पे इनके साथ अटैच होते हैं। जैसे ये आपको ये डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, तो ये यहाँ पे असल में सेंट्रोसोम पड़ी होती हैं, या हम कहेंगे सेंट्रियोल्स पड़ी होती हैं। दे स्ट्रेच क्रोमोसोम्स फॉर सेपरेशन। ये इनके अंदर चूँकि एस प्रोटीन्स होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, स्ट्रेच करती हैं, तो वो खींचती हैं, तो ये जब पीछे की तरफ मूव करते हैं ना वापस, तो क्रोमोसोम्स जो है वो हाफ हो जाते हैं, वो सेपरेट हो जाती हैं। इसको जो है वो सेल साइकिल में इंशाल्लाह डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। दे स्ट्रेच क्रोमोसोम्स फॉर सेपरेशन आल्सो इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ बेसल बॉडी फॉर सिलिया एंड फ्लैजिला अटैचमेंट टू सेल। ये हम आगे इसको पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। बेसल बॉडी कहते हैं ऐसी स्ट्रक्चर जहाँ से कोई दूसरी स्ट्रक्चर ओरिजिनेट हो रही हो, या बेस, एक किस्म की जो बेस हो, वहाँ से कोई स्ट्रक्चर ओरिजिनेट हो रही हो, उसे हम बेसल बॉडी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास सीलिया एंड फ्लैजिला। दोनों की जो स्ट्रक्चर है वो सेम भी है और डिफरेंट भी है। उसकी वजह ये है कि दोनों के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं, लेकिन हम अगर शेप की और स्ट्रक्चर की और ओवरऑल साइज़ की बात करें तो वो वेरी करती है दोनों के अंदर। जो सीलिया होते हैं ना, सीलिया ये फ्लैजिला की निस्बत साइज़ के अंदर बहुत छोटे होते हैं, और फ्लैजिला जो है वो लेंथ में काफ़ी बड़ा होता है। जैसे मैं एक डायग्राम आपको बना कर दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगी। ये कोई सेल है, उसके ऊपर ऐसे बाहर की तरफ छोटी छोटी सी ऐसे स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ना छोटी छोटी, ये कहलाती हैं सीलिया। और एक एंड पे जो है ना वो इस तरह से बड़ी एक स्ट्रक्चर होती है, जैसे एक दुम होती है ना, ठीक है, दुम। तो इस लंबी स्ट्रक्चर को जो है वो आप नाम देते हैं फ्लैजिलम। ओके, सॉरी स्टूडेंट्स, वो चार्जर नहीं लगाया था तो उस वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गई। ओके, तो ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है ये एक बैक्टीरियम है, ठीक है। सिंगुलर फ्लैजिलम कहते हैं और प्लूरल फ्लैजिला होता है। अब इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। हेयर लाइक एक्सटेंशंस कॉल्ड सिलिया, विप लाइक एक्सटेंशन कॉल्ड फ्लैजिला। जो हेयर लाइक होती है ना, छोटे छोटे से हेयर लाइक, उनको आप सिलिया कहते हैं, और जो विप लाइक होती है, विप कहते हैं चाबक, तो उस विप लाइक स्ट्रक्चर को जो है वो आप फ्लैजिलम कहते हैं या फ्लैजिला कहते हैं।
स्ट्रक्चर कैसी है? कंसिस्ट ऑफ 9 पेरिफेरल पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड अ सिंगल सेंट्रल पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब इसकी स्ट्रक्चर मैं आपको ज़रा यहाँ पे बनाकर दिखा देता हूँ। ये जो एक सीलिया है, फॉर एग्जांपल, एक सीलिया के अंदर जो है वो इस तरह से पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर जैसे ये आपने ऊपर पढ़ा ना, ये समझो कि इस तरह से ही पूरा एक सीलिया है, लेकिन इसकी शेप के अंदर तो 9 ट्रिपलेट्स हैं, वहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ जो है वो 9 पेरिफेरल पेयर्स हैं, पेरिफेरल मतलब कोने पे, कॉर्नर्स पे, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के, और एक सिंगल पेयर होता है जो सेंटर के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। इस तरह से 1 2 फिर 1 2 1 2, इस तरह पेयर फॉर्म में जो है वो टोटल 9 बन जाती हैं, 9, ठीक हो गया। और एक इस तरह से अगर आप करते जाए ना, ये ऐसे बन जाएगा ऐसे, तो ये ओवरऑल इस तरह 9 है, लेकिन वहाँ पे ट्रिपलेट्स थे, यहाँ पे पेयर फॉर्म में है, तो वहाँ पे 9 इंटू 3 27 हुआ था, यहाँ पेयर है तो पेयर में आपको पता है 2 होते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 18। तो ये तो पेरिफेरल हो गए, पेरिफेरल कोने वाले, लेकिन 2 जो हैं वो सेंटर में होते हैं, ऐसे 2 सेंटर में होते हैं, तो टोटल आपके पास 18 + 2 जो है वो 20 हो जाते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं 9 + 1, 9 पेयर इर्द गिर्द और एक पेयर जो है वो सेंटर में आ जाता है, ठीक है। ओके, सिलिया एंड फ्लैजेला कनेक्टेड टू बेसल बॉडी। अब ये जो है ना, ये बेसल बॉडी होती है, ये तो सेंट्रियोल की बनी होती है, ठीक है, वहाँ पे ट्रिपलेट्स होते हैं। तो और बाकी जो सिलिया और फ्लैजेला होते हैं उसके अंदर इस तरह से होता है 9 इंटू 2 और एक सेंट्रल होता है। सिलिया हेल्प इन एंकरेज एंड मूवमेंट। सिलिया का काम होता है एंकरेज करना, अटैचमेंट करवाना। ये सिलिया जो है ना, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को सरफेस के साथ अटैच करवाने में हेल्प करती है, या किसी चीज़ को पकड़ने में हेल्प करती है, एंड मूवमेंट, और मूवमेंट भी करवाती है, ठीक है। आप ये देखें ना, ये इसके अंदर ये प्रोपल्जन मूवमेंट इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। ये बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है ना, सिलिया को ऐसे मूव करवाते हैं, ऐसे, मतलब जो ना आगे पीछे मूवमेंट करवाते हैं, जैसे हम कहते हैं ना टू एंड फ्रो मोशन। बट फ्लैजेला हेल्प इन चेंजिंग डायरेक्शन एंड फूड कैप्चरिंग। लेकिन फ्लैजेला का काम क्या होता है? डायरेक्शन को चेंज करना और फूड को कैप्चर करना, ठीक हो गया। तो ये इन दोनों का फंक्शन हो गया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। न्यूक्लियस हमारे पास मेजर ऑर्गेनली होता है किसी भी सेल का। ये तमाम यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद होता है, हमने लास्ट में पढ़ा था, प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होता। तो ये हमारे सेल का जो है वो कंट्रोल सेंटर भी कहलाता है, क्योंकि तमाम एक्टिविटीज़ जो है वो न्यूक्लियस से ही कंट्रोल की जाती हैं। लार्ज राउंडेड स्ट्रक्चर होती है एंड कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। लार्ज होता है, राउंडेड शेप में होता है, और कंट्रोल सेंटर होता है सेल का। इन एनिमल सेल्स प्रेजेंट इन सेंटर, बट इन प्लांट्स सेल्स प्रेजेंट इन पेरिफेरल रीजन बिकॉज ऑफ वैक्यूल। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल्स के अंदर तो ये सेंटर में होता है, लेकिन अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल्स में ये साइड पे होता है, क्योंकि सेंटर के अंदर जो है वो लार्ज वैक्यूल आ जाता है, जिसकी वजह से उसको जगह नहीं मिलती और वो साइड पे जो है वो हो जाता है पेरिफेरल रीजन में, यानी साइड पे, कॉर्नर वाली साइड पे, कोने में। अब इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं न्यूक्लियस के, जैसे कि न्यूक्लियर इन्वेलप है। एक न्यूक्लियस जो है उसकी आउटर कवरिंग को न्यूक्लियर इन्वेलप कहेंगे, और ये डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक हो गया। न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स, इस न्यूक्लियस के अंदर भी छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं। ये आपको ये जो नज़र आ रहे हैं ना, छोटे छोटे से पोर, इन पोर्स को न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है। टीनी पोर्स ऑन सरफेस विच अलाउ मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस इट। छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जो अलाउ करते हैं मटेरियल्स को क्रॉस करने में, ताकि मटेरियल जो है वो न्यूक्लियस के अंदर जा सकें और न्यूक्लियस से बाहर आ सकें। न्यूक्लियोप्लाज्म, जस्ट लाइक साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस का अपना एक लिक्विड पोर्शन होता है, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम देते हैं। जेली लाइक सब्सटेंस होती है, सिमिलर टू साइटोप्लाज्म इनसाइड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और जो न्यूक्लियस के बाहर सेल के अंदर होता है वो साइटोप्लाज्म होता है, और दोनों को कंबाइन करके हम नाम देते हैं
प्रोटोप्लाज्म का। ठीक हो गया। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, और एक होता है हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म। और मैं यहाँ पे दोबारा जो है वो लिखूँगा प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। तो ये दोनों मिलकर जो है वो कंबाइन एक ही नाम दिया जाता है, जिसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अच्छा, अब न्यूक्लियस के अंदर मज़ीद अगर हम जाएं तो उसके अंदर एक और राउंडेड स्ट्रक्चर हमें मिलेगी, जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये भी राउंडेड होती है, डार्क स्टेन्ड एरिया होता है न्यूक्लियस के अंदर। इसके अंदर जो है वो राइबोसोम्स की असेंबली होती है। राइबोसोम्स आर असेंबल्ड हियर एंड आल्सो राइबोसोमल आरएनए formed then combined to form complete ribosomes। राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोम्स मिलकर असेंबली होती है कहाँ पे, न्यूक्लियोलस के अंदर। देन हमारे पास हेरिडिटरी मटेरियल है, जिसको हम डीएनए कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, हेरिडिटरी मटेरियल इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। न्यूक्लियस के अंदर एक इस तरह से इरेगुलर शेप में जो है वो गुंजल सा बना होता है, इसको हम क्रोमैटिन कहते हैं। और यही हेरिडिटरी मटेरियल होता है, जिसके अंदर जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। क्रोमैटिन है डीएनए कॉइल्ड ऑन हिस्टोन प्रोटीन्स। इस क्रोमैटिन के अंदर जो बेसिकली वो एक लंबा सा धागा होता है, और इसके फासले पे जो है ना कुछ प्रोटीन्स होती हैं, उन प्रोटीन्स का नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन्स। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, हम इसे डीएनए का नाम देते हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। जब सेल डिवीजन होने लगती है तो ये क्रोमैटिन कंडेंस हो जाता है, कंडेंस होकर जो है वो इस तरह से एक खास शेप बना देता है, इस तरह एक्स शेप। ठीक है, तो वो जिसको हम नाम देते हैं क्रोमोसोम का, क्रोमोसोम। तो आपने देखा होगा ये इस तरह की शेप होती है, ये क्रोमोसोम बन जाती है। फंक्शन क्या है, कंट्रोल ऑल सेल एक्टिविटीज़ लाइक मेटाबॉलिज्म है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है। जितने भी सेल एक्टिविटीज़ होती हैं, बॉडी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको कंट्रोल करने वाला न्यूक्लियस होता है। ठीक है, सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, तो उससे फिर बॉडी की एक्टिविटीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो रही होती हैं। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। ये आपने एमसीक्यू के लिए याद रखना है इसको। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस हैं प्लांट सेल के और एनिमल सेल के। ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है। दोनों की शेप भी देख लें, ये स्फेरिकल शेप में होता है, राउंडेड होता है, और ये थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप में होता है। ठीक है, अब इनकी शेप की बेस पे या स्ट्रक्चर की बेस पे जो है वो इनके कुछ एडवांटेजेस हैं, वो हमने डिस्कस करने हैं। एडवांटेजेस ऑफ प्लांट सेल स्ट्रक्चर। प्लांट सेल्स हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज। इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। प्लांट सेल्स के अंदर जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है, जो सेल को सपोर्ट प्रोटेक्शन दे रही होती है, रिजिडिटी प्रोवाइड कर रही होती है। तो ये प्लांट सेल के लिए एक एडवांटेज है, एक प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट, दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी अलाउइंग प्लांट्स टू प्रोड्यूस फूड। ये हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया है। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड को सिंथेसाइज करते हैं, और जिससे जो है वो ग्लूकोज बनता है, यानी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये प्लांट सेल के अंदर हो रहा होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट है कि वो अपने फूड खुद तैयार कर लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं। देन है द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल स्टोर्स वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। इट प्रोवाइड्स टर्गर प्रेशर दैट मेंटेन्स सेल शेप। एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल के होने की वजह से सेल कि जितनी भी मटेरियल्स हैं वो स्टोर होते हैं, जैसे वाटर है, वेस्ट मटेरियल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं, और इससे जो है वो टर्गर प्रेशर भी जो है वो मेंटेन रहता है, टर्गर प्रेशर भी मेंटेन रहता है। तो ये प्लांट सेल के लिए एक प्लस पॉइंट है, एडवांटेज है। देन है प्लांट सेल्स आर इंटरकनेक्टेड बाय प्लाज्मोडेस्मेटा। ये हमने सेल वॉल के अंदर पढ़ा था, प्लाज्मोडेस्मेटा जो है वो पोर्स होते हैं जिसके थ्रू सेल एक दूसरे सेल के साथ कनेक्ट करता है। चैनल्स दैट अलाउ डायरेक्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन सेल्स। तो ये चंद एक जो है वो एडवांटेजेस हैं, तो आपने याद रखने हैं। ये सारे वही हैं जो आपने पीछे ऑर्गेनेलिज के अंदर पढ़ लिए हैं, वहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं हमने।
फिर एनिमल सेल्स के अंदर जो कुछ एडवांटेजेस हैं, जो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, वो कौन सी हैं? एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल्स व्हिच मेक स्पिंडल फाइबर्स, दिस इंश्योर्स द एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। एनिमल सेल्स के अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं जो स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, जो अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है, और जिससे क्रोमोसोम्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेल डिवीजन के दौरान वो इक्वल होती है, या हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो एक सेल के अंदर, हाफ दूसरे सेल के अंदर जो है वो इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। तो ये किस वजह से होता है? सेंट्रियोल्स की वजह से होता है। नेक्स्ट है, दे कंटेन लाइसोसोम्स फिल्ड विद एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन वेस्ट मटेरियल्स। लाइसोसोम्स कंट्रीब्यूट टू सेलुलर क्लीन अप एंड रिसाइकलिंग। लाइसोसोम्स हमने पढ़ा था, जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो मटेरियल्स को, फूड मटेरियल्स को या वेस्ट मटेरियल्स को ब्रेक करते हैं। इवन के जो अपने सेल के वॉर्न आउट ऑर्गेनलीज होते हैं उनको क्लीन अप करते हैं, उनकी रिसाइकलिंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सम एनिमल सेल्स हैव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सिलिया एंड फ्लैजिला व्हिच इन्वॉल्व इन मूवमेंट। कुछ सेल्स हैं जिनके अंदर सिलिया और फ्लैजिला होते हैं, जिनका काम क्या होता है? मूवमेंट करवाना, ठीक है। जैसे स्पर्म सेल्स के अंदर जो है वो फ्लैजिलम होती है, जो कि जो है ना उसको मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है, ताकि वो एग सेल तक पहुंच जाए और फर्टिलाइजेशन कर सके। They lack a rigid cell wall, allowing them to change shape easily. This flexibility is crucial for cell movements, such as white blood cells moving to sites of infection or injury. Animal cells के अंदर cell wall नहीं होती, जिसकी वजह से वो सख्त नहीं होते, rigid नहीं होते, वो flexible होते हैं, तो ये उनको मूवमेंट करवाने में उनका हेल्प करती है। जैसे वाइट ब्लड सेल जो है वो मूव करते हैं ब्लड के अंदर और इन्फेक्शन साइट तक जाते हैं, इंजरी तक जाते हैं। तो इसी वजह से एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती, ताकि वो इजीली मूव कर सकें, इजीली एक जगह से दूसरी जगह जो है वो लोकोमोट कर सकें। तो स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर 3 जो है वो यहाँ तक एंड होता है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो सेल स्पेशलाइजेशन से ऑनवर्ड जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। और साउंड डिस्टॉर्शन की वजह से मैं माजरत चाहता हूँ, थोड़ा सा इशू आ रहा है माइक के अंदर, तो इंशाल्लाह मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।